Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 4.7 ऑब्जर्वेशन. Observation is used as a tool for collecting information in situations where methods other than observation cannot prove useful. Example, voters' behavior during election time. अब देखिए observation क्या होता है. Observation एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और ये हम लोग तब करते हैं जब किसी और तरीके से हम लोग को जानकारी ना मिल पाए. जैसे कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव का समय रहता है, तो जो मतदाता है, वोटर है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये ऑब्जर्व करके ही पता चलता है. अब इसमें एक और चीज़ आपको समझ में आएगा. मान लीजिए कोई वोटर आज बोलता है कि वो एक एक्स पार्टी को वोट देगा. हो सकता है कि जब तक वोट देने का समय आए वो अपना निर्णय बदल दे. तो आप हम लोग को इसमें ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा कि क्या एंड रिजल्ट आता है. ठीक है, आगे देखिए. द पर्पज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू एक्सप्लोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड सिचुएशन कैप्चरिंग ह्यूमन कंडक्ट एज इट हैपन्स. अब देखिए जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसका पर्पस, उद्देश्य क्या है, यह देखना कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं में जो मनुष्य है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसका सिचुएशन क्या है. द ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल इन टू वेज. अब जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये दो तरीके से पॉसिबल है. एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. आइए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहला है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन. अब देखिए कर क्या रहे हैं हम लोग. जब से सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए हैं यही देख रहे हैं कि हम लोग को जानकारी चाहिए, तो जानकारी इकट्ठा करने का ये एक तरीका है. इन स्मॉल एंड प्री लिटरेट सोसाइटी दिस टेक्निक कैन बी ईजिली यूज्ड. अब देखिए जहाँ समाज छोटा रहता है, जहाँ समाज पढ़ा लिखा नहीं है, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, वहाँ पर इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बट इट यूज becomes quite complicated when society is complex. लेकिन जब जो समाज है वो बड़ा है या बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है. It is possible to administer this technique with good result when the identity of the observer can be clocked, that he or she mixes with the inmates of the situation and look at it from inside. अब देखिए जब हम लोग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनको आप देख सकें, साथ ही साथ वो व्यक्ति जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है वो अपने ही जैसे लोगों के संग मिले और वो अपना निर्णय स्वयं ले पाए. ठीक है, आगे देखिए. एट द सेम टाइम सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ दिस मेथड रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ मैच्योरिटी, because quite often the observer may get lost into the nuance of the situation so much as to lose objectivity. अब उसी समय जो ऑब्जर्वर है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे से सीखा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, बहुत मैच्योर होना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ऑब्जर्वर है वो जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि देखिए आप समाज के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, समाज का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बदलेंगी, तो लोग अपना उद्देश्य ही भूल जाते हैं. तो ये सब ध्यान देना होगा. नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. In non-participant observation, the observer remains detached and does not participate or intervene in the activities of those who are being observed. अब देखिए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या था, जिसके ऊपर जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर जिसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है उससे अटैच था. लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर क्या है, वो डिटैच रहता है, जो जिसके ऊपर स्टडी किया जा रहा है उसके एक्टिविटीज़ से. कहने का मतलब वो ये नहीं देख रहा है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन चल रहा है उसका एक्टिविटीज़ क्या है. ही मेयरली ऑब्जर्व्स देयर बिहेवियर. वह सिर्फ उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, बिहेवियर पर ध्यान देता है. समटाइम्स दिस प्लेसेस द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड इन एन ऑकवर्ड पोजीशन एंड देयर कंडक्ट बिकम्स अननेचुरल. तो कभी कभी क्या होता है, जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है
ठीक है, उसका परिस्थिति थोड़ा अजीब हो जाता है और ये गलत भी निकल जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जहाँ पे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे कोई सिस्टमैटिक प्लान ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। However, it facilitates the standardization of social situation to be observed and admits of a systematic plan of the whole observation process and the recording of results. लेकिन इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जिसके आधार पर जो सामाजिक जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। हालांकि सिस्टमैटिक प्लान है, लेकिन जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि वह उससे जुड़ा हुआ रहे। दिस इज बिकॉज द ऑब्जर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द सोशल प्रोसेसेस एट वीक इन द सोशल फील्ड ही इज ऑब्जर्विंग। अब देखिए, यह इसलिए है क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, उसको ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे कि समाज में क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। सिंस he is not himself immediately affected by the demands of the situation, he can concentrate his whole attention more easily on systematic observation of the situation and what is happening in it. अब जो ऑब्जर्वर है वो खुद तो शामिल नहीं है, ठीक है, उसको खुद तो नहीं समझ में आता है कि समाज में क्या क्या मांग है, अभी सिचुएशन जो है उसमें मांग क्या है। तो वो जो सिस्टम है, जो उसका तरीका है ऑब्जर्वेशन का, उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकता है। आगे देखिए, सेरेन टैकोस 1998 हैज़ डिस्कस्ड 6 मोर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, दीज आर एज अंडर। अब देखिए, सेरेन टैकोस 1998 में 6 और तरीके के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किए थे। आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। Structured observation is characterized by a careful definition of the units to be observed, information to be recorded, the selection of pertinent data for observation, and standardization of conditions of observation. अब देखिए, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या है, ये पहले से पता होता है कि क्या क्या यूनिट है, किनको किनको ऑब्जर्व करना है, क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठी करनी है, जो सिलेक्शन करना है डेटा का वो कैसे करना है, साथ ही साथ क्या कंडीशन में ऑब्जर्वेशन होगा। द अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एज अपोज टू द स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन इट्स आइडियल टिपिकल फॉर्मुलेशन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड में सब कुछ पहले से है, ध्यान से किया जा रहा है, एक सिस्टम से किया जा रहा है। अनस्ट्रक्चर इससे उल्टा होता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इन सो फार एज इट इज़ यूज्ड मेनली इन स्टडीज स्टार्टिंग विद द रिलेटिवली स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन normally allows for much less freedom of choice concerning the content of observation than is allowed in unstructured observation. अब देखिए, जो आपका स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसमें हमारा स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है, जिससे हम लोग, एक तरीका है जिससे हम लोग सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो बहुत कम रहता है, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस ज़्यादा रहता है। Natural and laboratory observation. Natural observation is one in which observation is made in natural settings, while laboratory observation is one in which observation is made in a laboratory. तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, फील्ड में स्टडी किया जाता है, ठीक है, नेचुरली जो चीज़ें जैसी हैं उसके ऊपर स्टडी किया जाएगा। लेकिन लैबोरेटरी में एक सिस्टम होता है, जैसे लैब में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग चीज़ों को अपने हिसाब से इकट्ठा करते हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर होता है ओपन एंड हिडन ऑब्जर्वेशन। ओपन ऑब्जर्वेशन इज़ वन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द रिसर्चर एज वेल एज द पर्पस ऑफ द स्टडी इज नोन टू द पार्टिसिपेंट। इन हिडन ऑब्जर्वेशन बोथ दीज रिमेन्स हिडन फ्रॉम द पीपल अंडर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, ओपन ऑब्जर्वेशन में जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो कौन है, ये लोगों को पता रहता है। साथ ही साथ किनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो भी लोग पता रहता है। लेकिन हिडन ऑब्जर्वेशन में ना तो ये बताया जाता है कि रिसर्चर कौन है, ना ये बताया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन है।
Direct and indirect observation. In direct observation, the observer plays a passive role. That is, there is no attempt to control or manipulate the situation. अब देखिए, जब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर है उसका पैसिव रोल होता है, मतलब वो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करता है कि सिचुएशन को कंट्रोल करे या मैनिपुलेट करे. द ऑब्जर्वर मेयरली रिकॉर्ड्स व्हाट ऑकर्स. अब जो चीज़ हो रहा है ऑब्जर्वर सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते रहता है. इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज वन in which direct observation of the object is not possible because either the subject is dead or refuses to take part in the study. अब देखिए, जहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रहता है वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है. ये क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है या तो वो मर चुका है या तो जो सब्जेक्ट है वो स्टडी में हिस्सा लेने से मना कर दिया है. जो पार्टिसिपेंट है वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर स्टडी किया जाए. In most of the cases, it is used by criminologists to observe the situation of a murder. अब ज़्यादातर जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं, जो क्राइम के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, वो इस सिचुएशन को देखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मर्डर है, जो खून किया गया है, उस परिस्थिति को समझा जा सके. फिर आता है कोवर्ट एंड ओवर्ट ऑब्जर्वेशन. In covert observation, subjects are unaware that they are being observed. अब देखिए, covert मतलब छुपा के. तो जब covert ऑपरेशन होता है तो जो भी सब्जेक्ट है उसको ये पता ही नहीं रहता है कि उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. Generally, the researcher in this type of observation is himself a participant in all the activities. Otherwise, it becomes difficult for him to explain his presence. आमतौर पर जो रिसर्चर है वह खुद ऑब्जर्वेशन करता है, ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है उसके जितने भी एक्टिविटीज़ हैं. नहीं तो क्या हुई थी, ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाना कि उसका वहाँ पे प्रेजेंस क्या था. दीज ऑब्जर्वेशंस आर मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड. अब कोवर्ट ऑपरेशंस जो होता है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशंस जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है. Sometimes this causes them to act differently than they do normally. इसके वजह से क्या होता है, कभी कभी वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं वो अलग रहता है उनके जनरल बिहेवियर से, क्योंकि वो किसी न किसी ऑब्जर्वेशन या ऑपरेशन में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुलिसमैन इन अ पुलिस स्टेशन नोज दैट हिज बिहेवियर इज बीइंग वॉच्ड बाय अ रिसर्चर, ही विल नेवर थिंक ऑफ यूजिंग थर्ड डिग्री methods in dealing with the accused person. Rather, he would show that he is polite and sympathetic. उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिसमैन है, ठीक है, और उसको पता है कि कोई रिसर्चर उसके ऊपर नज़र गड़ाए है, उसके व्यवहार को देख रहा है, तो वो लोगों के ऊपर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा. ठीक है, जो लोग उसके पास अक्यूज्ड आए हैं, जो अपराधी आए हैं, उनके ऊपर वो थर्ड डिग्री नहीं करेगा. वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो बहुत ही पोलाइट नेचर का है, बहुत ही सिंपैथी वाला है. फिर आता है सोशल सर्वे. अब देखिए, हम लोग अब सर्वे करेंगे. द सोशल सर्वे इज अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रहेंसिव स्टडी of a particular community to analyze a social problem with a diagnostic purpose in mind so that it is also accompanied by a certain set of recommendations. तो देखिए, सोशल सर्वे में क्या हो रहा है, सोशल सर्वे एक सिस्टमैटिक स्टडी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है. आपको पता रहता है कि समाज में क्या क्या जो समस्याएं हैं पहले आप उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और आपका उद्देश्य रहता है कि जो भी समस्याएं हैं उसको ठीक किया जा सके. अब अगर वो समस्याएं खुद से ठीक हो सकती हैं तो कैसे होगा, और नहीं तो रेकमेंड किया जाए कि उसको कैसे ठीक करना है. द पर्पस ऑफ द सर्वे इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन. अब अगेन ये जो सर्वे है इससे क्या मिलता है, जानकारियाँ मिलती हैं. द मोर एक्यूरेट एंड कॉम्प्रहेंसिव द इंफॉर्मेशन द बेटर कैन बी द प्लानिंग. अब जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, जितना सटीक रहेगा, जितना सही रहेगा, उससे योजना बनाने में, प्लानिंग करने में हमें काफ़ी सहायता मिलेगी और अच्छा प्लानिंग हो पाएगा. द गोल ऑफ द कम्युनिटी कैन देन बी अचीव्ड मोर फॉली. अब जो समुदाय है उसका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में बहुत आसानी होगी और अच्छे से वह पूरा हो पाएगा. द टेक्निक्स ऑफ द सर्वे आर
mail questionnaire or interview to elicit information directly or interpreting for result in data using statistical analysis. अब क्या तरीका होता है, ये जो सर्वे है इसमें या तो क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंटरव्यू किया जाता है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली आप उससे कर सकते हैं, या तो दूसरे तरीके से आप एनालिसिस करके अपना रिजल्ट ला सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव टू द एक्सपेरिमेंटल मेथड और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड इज वाइडली यूज्ड इन सोशियोलॉजी. अब देखिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसका ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, सर्वे बहुत ज़्यादा किया जाता है. सर्वे में यूज सैम्पलिंग सो दैट इंटरफेरेंस मे बी मेड फ्रॉम द सैम्पल अबाउट अ वाइडर पॉपुलेशन with a known degree of accuracy as in government survey and investigation in public opinion. अब देखिए, जो सर्वे होता है, ठीक है, वो सैंपल की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कहाँ से, एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन में, जिससे आपको एक सही जानकारी मिल पाए. अभी हम लोग को गवर्नमेंट सर्वे से मिलता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है लोगों का जानकारी के लिए, पब्लिक ओपिनियन. When the population are small, sociological survey may cover whole groups rather than sample. अब जब जनसंख्या कम होती है तो जितने भी समुदाय हैं सबके ऊपर सर्वे किया जाता है. Even when taking a sample from a wider population, sociologists may treat the sample as of a self-contained whole and may not attempt to generalize for the wider population of from the sample. अब देखिए, अगर बहुत ही बड़े पॉपुलेशन में सैंपल लिया जा रहा है, देखिए जहाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे तो जितना है सब लोगों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर बहुत बड़ा समुदाय है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उधर सैंपल लिया जाएगा, ठीक है. तो ये जो सैंपल है ये सेल्फ कंटेन्ड होता है उसी लोगों का, ठीक है. तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वह यह कोशिश नहीं करते हैं कि इसको जनरलाइज किया जाए. सर्वे में हैव बी यूज्ड इन केस स्टडी रिसर्च. अब ये जो सर्वे होता है वो केस स्टडी जब रिसर्च हम लोग करेंगे तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकते हैं हम लोग. द सोशियोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्वे इन देयर रिसर्च डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी. अब जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के सर्वे करते हैं, ठीक है. अब किस तरह का स्टडी किया जा रहा है उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि सर्वे कैसा होगा. देखिए, बोल रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे. अब सर्वे के क्या, कैसे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे. डिस्क्रिप्टिव, टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट एंड टू आइडेंटिफाई द नीड. अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है और क्या ज़रूरत है. एक्सप्लेनेटरी, टू आइडेंटिफाई चेंजेस एंड देयर कॉजेस. अब देखिए, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं और क्यों बदली हैं, कारण क्या था. प्रेडिक्टिव, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंजेस एंड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ न्यू पॉलिसीज़. अब प्रेडिक्ट करना, ये देखेंगे कि भविष्य में क्या क्या बदलाव हो सकता है, साथ ही साथ क्या क्या जो नए पॉलिसीज़ आ रहे हैं, नई नीतियाँ आ रही हैं, उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है. इवैल्यूएटिव, टू इवैल्यूएट फॉर रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट पॉलिसीज़. अब देखिए, पहले के जो नीति थे, जो नियम थे, उसके वजह से क्या क्या परिस्थितियाँ आई, वो सब चीज़ों को देखना. तो इस तरह से सर्वे किया जाता है. चलिए आइए अब हम लोग केस स्टडी के बारे में देखते हैं. अ केस स्टडी इज़ अ मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल फेनोमेना थ्रू द एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल केस. अब केस स्टडीज़ में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल केस हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा स्टडी किया जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल केसेस के ही बेस पे तो सोसाइटी है. अब बहुत सारे केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं. द केस मे बी अ पर्सन, अ ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन, अ क्लासरूम, एन एपिसोड, अ प्रोसेस, सोसाइटी और एनी अदर यूनिट इन सोशल लाइफ. अब ये जो केस है ये कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है, समूह हो सकता है, एक संस्था हो सकता है, एक क्लासरूम हो सकता है, कोई एक एपिसोड होगा, कोई एक प्रोसेस तरीका हो सकता है, या कोई एक पूरा समाज होगा, या कोई सामाजिक जो हमारा जीवन है उसका कोई एक इकाई, ठीक है. ऑल डेटा रेलेवेंट टू द केस आर गैदर्ड.
and all available data are organized in terms of the case. अब देखिए, जो केस है उससे संबंधित जितने भी जानकारी होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और जो भी डेटा मिला है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है. द केस स्टडी मेथड्स गिव्स a unitary character to the data being studied by interrelating a variety of facts to a single case. अब जो भी केस है, जो भी केस स्टडी है, उसमें बहुत सारा हम लोग को लोग मिलेगा, कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको उनसे अलग अलग डेटा मिलेगा और सब डेटा का इंटर रिलेशन होता है, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं. अगर आप कोई मूवीज़ देखते हैं तो आप देखेंगे अगर कोई वहाँ पे केस हुआ, मर्डर हुआ या कुछ, तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और वो जो सिंगल केस है उससे सब चीज़ों को मिलाया जाता है और फिर यह देखा जाता है कि असलियत क्या था. It also provides an opportunity for the intensive analysis of many specific details that are often overlooked with other methods. अब देखिए, ये हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है ताकि हम लोग एकदम इंटेंसिव डिटेल में एनालिसिस कर सकें बहुत सारी जो जानकारी है उनके ऊपर, जो कि नॉर्मली छोड़ दिया जाता है. दिस अप्रोच रेस्ट on the assumption that the case being studied is typical of cases of a certain type, so that thorough intensive analysis generalization may be made which will apply to other cases of the same type. अब देखिए, जब हम लोग कोई केस स्टडी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो यह चीज़ हम लोग को मानना पड़ता है कि यह जो केस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अलग तरह का है और इसमें हम लोग जब डिटेल में एनालिसिस करेंगे तब हम लोग को जो जानकारी मिलेगा वो भविष्य में जो दूसरे केसेस आएंगे उसमें हम लोग को हेल्प करेगा. इसीलिए आप देखते होंगे अगर मान लीजिए कोई एक केस होता है तो उसका रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है. इन ब्रीफ, अ केस स्टडी इज अ क्लोजली फोकस्ड एनालिसिस ऑफ अ सिंगल यूनिट इन विच ऑल बिहेवियर इज एग्जामिन्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ मेथड. अब देखिए, हम लोग संक्षिप्त में कह सकते हैं केस स्टडी क्या है. आप कोई एक घटना हुआ, ठीक है, अब उसमें जितने भी लोग हैं या हर एक एक इकाई का व्यवहार कैसा रहा, ठीक है, और सबसे आप क्लोजली फोकस्ड रख के एनालिसिस करते हैं, सबसे जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर सबको जोड़कर आप अपना रिपोर्ट देते हैं. फॉर मेजरमेंट इज लाइकली टू बी रिक्वायर्ड. For example, the frequency with which male wash up in a household. अब इसको इस तरह से आप समझिए, अब हम लोग मेजरमेंट भी कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अब घर का जो काम है, ठीक है, उसमें जो मेल है वो कितने बार किया. द टेक्निक ऑफ द केस स्टडीज आर ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज, क्वेश्चनियर, प्रेस रिपोर्ट, लेटर्स, डायरीज, पार्टिसिपेशन. अब केस स्टडीज़ में हम लोग कैसे करते हैं. केस स्टडीज़ में ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चनियर बनाया जाता है, प्रेस रिपोर्ट्स होता है, लेटर्स होते हैं, डायरीज होते हैं, फिर बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. अब आइए क्वेश्चनियर क्या होता है ये जानते हैं. द क्वेश्चनियर, दिस मस्ट बी केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड टू चेक इट्स वैल्यू. अब क्वेश्चनियर में डायरेक्टली आप किसी से पूछ नहीं रहे, या तो आप ईमेल करते हैं या तो लोगों को पेपर्स के थ्रू पूछते हैं, जानकारी लेते हैं. तो ये क्वेश्चनियर आप इस हिसाब से बनाएंगे ताकि उसका जो वैल्यू है वो टेस्ट किया जा सके. वर्ड्स एंड फ्रेजेस मस्ट बी familiar एंड सिंपल. क्वेश्चंस मस्ट नॉट बी ambiguous. इट शुड डिमांड शॉर्ट एंड ईजी टू एनालाइज आंसर. इट शुड बी वैल्यू फ्री एंड इट शुड प्रोवाइड द डेटा फ्रॉम विच द हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड. अब जब आप क्वेश्चनियर बनाएंगे तो इनमें आप जिन शब्दों का, जिन फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे वो लोग ऐसा करिएगा जो फेमिलियर हो, लोग जानते हो, उसको पहले सुने हो, और सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें. क्वेश्चन जो है वो अजीब सा नहीं होना चाहिए. साथ ही साथ जो आपका आंसर है क्वेश्चन का वो छोटा होना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन हो कि लोग पढ़ते ही उसका आंसर दे पाएँ. और इट शुड बी वैल्यू फ्री एंड जो आपको डेटा मिल रहा है उससे आप जो चेक करना चाहते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वह पूरा हो जाए. द रिसर्चर मस्ट डिसाइड वेदर टू यूज इट इन अ फेस टू फेस इंटरव्यू और टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट.
क्वेश्चनियर्स आर नॉर्मली सेंट बाय पोस्ट टू द रिस्पोंडेंट्स। अब जो रिसर्चर है ये वो डिसाइड करता है कि आप लोगों से पर्सनली मिल के अपना डेटा कलेक्ट करेंगे या उसको पोस्ट करेंगे क्वेश्चनियर। नॉर्मली जो क्वेश्चनियर है वो पोस्ट किया जाता है रिस्पोंडेंट को और रिस्पोंडेंट अपना जवाब लिख के भेजता है। फिर हम लोग इंटरव्यू पे आते हैं, ठीक है। द इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर एंड एन इन्फॉर्मेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन। अब इंटरव्यू में क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है और जिससे इंफॉर्मेशन लेना है उनके बीच में बात होता है। अ नंबर ऑफ सोशल साइंसेज यूज द इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ देयर टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब जब हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं जो कि इंटरव्यू का माध्यम इस्तेमाल किए हैं अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। द इंटरव्यू शेड्यूल्ड इज फिल्ड by the researcher himself while engaged in face-to-face interview of the respondent। अब देखिए इंटरव्यू में क्या पूछना है, इंटरव्यू कैसे करना है, ये रिसर्चर खुद डिसाइड करता है और जब वो रिस्पोंडेंट से मिलता है तो वो अपने सवालों को उसके सामने रखता है और अपना डेटा कलेक्ट करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। अब दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरव्यू फॉलोज अ सेट ऑफ पैटर्न। अब जो स्ट्रक्चर्ड होता है जिसको हम लोग औपचारिक रूप से इंटरव्यू कहते हैं उसका एक पैटर्न होता है। ऑल द क्वेश्चंस आर डिसाइडेड बिफोर हैंड एंड द एग्जैक्ट वर्डिंग रिमेन्स द सेम इन ईच वन। अब जो सवाल हैं उनको पहले से ही सोच लिया जाता है और जब सवाल किया जाता है तो एक एक शब्द को वैसे ही पूछा जाता है जैसे डिसाइड हुआ है। इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड एंड कंट्रोल्ड। अब ये नियंत्रण में रहता है और स्टैंडर्डाइज्ड रहता है। The informal, unstructured interviews allows the respondent to expand and develop answers। अब जो इनफॉर्मल है, अनौपचारिक रूप में है, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है, उसमें जो रिस्पोंडेंट है उसको यह मौका मिलता है कि वह अपना आंसर खुद से बना सके। अ टेप रिकॉर्डर मे ऑल्सो प्रूव वेरी हैंडी इफ अलाउड बाय द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट अलाउ करता है तो आप एक टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके उसकी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। The interviewer must be skilled and able to direct the respondent to obtain information relevant to the study। अब जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति में स्किल होना चाहिए, उसको इंटरव्यू लेने आना चाहिए ताकि जिससे वो इंटरव्यू ले रहा है उससे उसको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी इकट्ठा कर सके। The choice of the interview method depends on the aim of the study, the time and funds available and the skill of the researcher। अब किस तरह का इंटरव्यू लेना है, ठीक है, यह इस बात पे निर्भर करेगा कि जो स्टडी है, जो अध्ययन किया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, समय कितना है, फंड कितना अवेलेबल है, कितना पैसा है, साथ ही साथ जो रिसर्चर है उसके पास स्किल्स कितना है। The more standardized answer may help to provide more specific picture of attitudes and opinions since comparisons can be made between answers। अब जहाँ पे स्टैंडर्डाइज आंसर रहेगा, जितना ज़्यादा स्टैंडर्डाइज आंसर रहेगा वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा कि लोगों का एटीट्यूड क्या है, उनका ओपिनियन क्या है और तुलना करने में आसानी रहेगा। क्योंकि जहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड आंसर रहेगा वहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस जो है वो सबसे एक ही जैसा पूछा जा रहा है तो उसमें हम लोग को बहुत आसान रहता है जवाब मिलना। द मोर ओपन एंडेड आंसर्स हेल्प्स टू प्रोवाइड अ मोर डिटेल picture which is particularly useful in a case study। अब देखिए जितना ज़्यादा ओपन एंडेड आंसर रहेगा उससे हम लोग को उतना ज़्यादा डिटेल पिक्चर मिलेगा उस समाज का और जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उनका, और ये हमारे केस स्टडी को करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, द मेथड्स आर नॉट नेसेसरली एक्सक्लूसिव। अब यह जो मेथड है ये ज़रूरी नहीं है कि अलग से किया जाए, एक्सक्लूसिव हो। दे कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब दोनों मिला के भी किया जा सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है। द पर्पज ऑफ ऑल दीज मेथड्स इन अ वे इज टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन वाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू। अब जो भी आप मेथड का इस्तेमाल करें,
चाहे आप एक ही मेथड का इस्तेमाल करें या एक दो तीन मेथड एक साथ मिला के इस्तेमाल करें, आपका उद्देश्य यही होता है यह जानना कि लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं. The sociological theories and concepts have emerged as a result of these studies. अब जो भी sociological theories आया, जो भी concept है, वो कहाँ से आया? वो ये जो studies किया गया उससे आया. These methods are not necessarily alternatives. They can be used in conjunction with each other. अब ये जितना भी हम लोग आगे मेथड्स पढ़े हैं अभी तक, ये एक दूसरे के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है. ऐसा हो सकता है कि इन दोनों को मिला के जितने भी मेथड्स हैं, कुछ कुछ हिस्सा जहाँ पे ज़रूरी है मिला के भी हम लोग अपना रिसर्च कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू वॉश टू डिस्कवर. अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या जानना चाहते हैं. One method may be more appropriate than other for different aspect of the same study. अब देखिए, आप किसी चीज के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं. अब उसी चीज के लिए उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे. तो एक एस्पेक्ट में मान लीजिए आप किसी मेथड का इस्तेमाल किए, तो दूसरे एस्पेक्ट में आप किसी और मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. A survey, for example, also requires observational detail to supplement it. अब जब हम लोग सर्वे मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है ताकि हम लोग को और अच्छे से जानकारी मिले. तो इस तरह से आप देखें, ये वाला जो चैप्टर था मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन रिसर्च ऑफ सोशियोलॉजी, इसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स देखें और हमारा जो लक्ष्य होता है वो यही है दैट वाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू. लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आखिर वो इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, यह जानने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीका है.